हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है एवरी संडे हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। आज बात करेंगे जून के सेकंड वीक के बारे में। और जून के सेकंड वीक में आपके लिए जितने भी करंट अफेयर्स जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ये हमारा वीकली सेशन तीसरा है, यानी हमने शुरू किया था मई के लास्ट वीक से और फिर जून का फर्स्ट वीक आपने देखा होगा। जून के फर्स्ट वीक के लिए आज मैंने आपको सुबह 11 बजे एक सेशन दिया था जिसमें जून फर्स्ट वीक के बेस्ट 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, उस सेशन को जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स आप सीक्वेंस से देखें, करंट अफेयर्स आप रेगुलर देखेंगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में, वरना आप भूल जाएंगे चीजें। हमारा ये इरादा रहता है कि आपको एक हफ्ते का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में मिल जाए और मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर मिल जाए। क्योंकि जब आप रोजाना आधा घंटा अपना टाइम देते हैं, रोजाना का 30 मिनट, तो आप जरा देखिए 3.5 घंटे आप दे देते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने में, और पता नहीं आप किस तरह से पढ़ते हैं ना। तो हमारी ये कोशिश है कि ये 3.5 घंटे की जगह ये 1.5 घंटा जो आपका एक्स्ट्रा निकलता है, 1.5 से 2 घंटा ये आपका बचाया जाए, ताकि आप दूसरी चीजें पढ़ सके, रिवीजन कर सकें, और आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर, है ना। वैसे हमारा टाइम रहता है कि 1.25 से 2 घंटे के अंदर आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी, एनालिटिकल जानकारी आपको मिल जाती है इस वीडियो के अंदर। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है शकील अहमद और ये वीडियो मैं आप तक लेकर हाजिर हूं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है शकील अहमद के नाम से, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई डाउट्स होते हैं, कुछ बातें होती है तो आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके इसकी पीडीएफ फाइल कल हासिल कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस तरह से आपको पता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे उनकी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। 6 जून इंपॉर्टेंट रहा। 6 जून इसलिए इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि बिमस्टेक का स्थापना दिवस मनाया गया। बिमस्टेक आप सभी को पता है, अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखना चाहें तो आप क्या कहेंगे, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पूछ ली जाती है फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में, तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। और बिमस्टेक की बात की जाए तो 6 जून को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इसलिए 6 जून को हर साल क्या किया जाता है, बिमस्टेक स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 24वां स्थापना दिवस। और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं 7 जून की। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। और इस बार इसकी थीम क्या थी, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। हेल्दी टुमारो के लिए आज हमें क्या करना चाहिए, सेफ फूड खाना चाहिए। अच्छा, जब सेफ फूड की बात आई है तो एक रिपोर्ट बताता हूँ आपको। WHO की एक रिपोर्ट है और 2015 का ये क्या है, आंकड़ा है। ये 2015 के अंदर जो रिसर्च की गई उसका रिव्यू है। 7 जून को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे विश्व के लगभग 600 मिलियन लोग, यानी लगभग 60 करोड़ लोग क्या होते हैं, अनहाइजीनिक जो फूड होता है ना, मतलब में खाद्य जनित बीमारियों से, मतलब खराब खाना खाने के कारण खाद्य जनित बीमारियों से क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, खाद्य जनित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हर साल पूरी दुनिया के लगभग 600 मिलियन या फिर हम कहें तो 60 करोड़ लोग खराब खाना खाने के कारण, अच्छा खाना ना खाने के कारण बीमार हो जाते हैं। और अगर इन्हीं की बात करें तो इसी तरह से लगभग 1,20,000 बच्चे हर साल मृत्यु इनकी हो जाती है ऐसा खाना खाने से, है ना। जो
साफ सफाई जिस खाने में ना हो, आप समझ सकते हैं कि खराब खाना। हमारे भारत में भी ऐसे भुखमरी वगैरह का काफी बड़ा आंकड़ा एक है, जो ऐसी एक जनसंख्या का काफी बड़ा आंकड़ा है जो रात को या तो भूखा सोता है या उनको सुरक्षित खाना नहीं मिलता। तो 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम आपको जरूर ध्यान रखनी है, सेफ फूड टुडे। आज अच्छा खाना खाना है, सुरक्षित खाना खाना है। किस लिए? एक हेल्दी टुमारो के लिए, स्वस्थ कल के लिए। ओके, फिर बात करें 8 जून को। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ये इसकी थीम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये तो देखो महासागर दिवस है, अगर आपसे पूछे विश्व समुद्री दिवस तो दोनों अलग अलग है, आप ध्यान रखेंगे। ये तो ओशियन है, ओशियन डे। और अगर आपसे पूछे वर्ल्ड मेरीटाइम डे, समुद्री को हम कहते हैं मेरीटाइम, वर्ल्ड मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है, राइट। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये विश्व है। अगर भारत की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विश्व महासागर दिवस की थीम आप ध्यान रखेंगे, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर बात करते हैं 9 जून की। 9 जून को था विश्व प्रत्यायन दिवस और इसकी भी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसडीजीज। एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको कहते हैं एसडीजी। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 सस्टेनेबल गोल्स रखे गए हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। और एक रिपोर्ट आती है इसी संबंध में, और ये रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत की पर्यावरण स्थिति को, भारत में पर्यावरण की स्थिति को बताती है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्व में 117वें स्थान पर है, 117th है ना। तो काफी पीछे हम हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के अंदर। तो हमारी स्पीड हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, भारतीय सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। तो एसडीजीज, ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य इनको कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य, और इस इंग्लिश में हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनको प्राप्त करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 117वां स्थान है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज जो आपको जानने जरूरी थे, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आपको नजर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज की। पूरी दुनिया भर में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रही उनकी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहली खबर। और सबसे पहली खबर है एक द्वीप के बारे में, लिनेट होम द्वीप। देखिए, डेनमार्क जो है उसकी राजधानी है कोपेनहेगन। और आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर भी जो काफी उसकी लैंड है वो पानी के अंदर जा रही है, यानी समुद्री स्तर बढ़ने के कारण एरिया छोटा हो रहा है। तो लिटेन होम एक द्वीप बनाया जाएगा, कृत्रिम द्वीप ये होगा। डेनमार्क की सरकार ने ये घोषणा कर दी है, कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा और इस द्वीप पर लगभग 35,000 लोगों को बसाया जाएगा, राइट। 35,000 लोगों को लगभग बसाया जाएगा। इस बात की मंजूरी भी दे दी है डेनमार्क की सरकार ने, तो आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन मैंने आपको बता दी है। यहाँ की जो करेंसी है वो है क्रॉन। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं अमेरिका का ईगल कानून। ईगल का मतलब क्या है? ईगल का फुल फॉर्म आप जानेंगे, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये है इसका फुल फॉर्म। शायद एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन आप ध्यान रखेंगे। ईगल कानून लाया गया है अमेरिका में। और ये क्या है कानून? देखिए, जो अमेरिका में दूसरे देशों के लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, काम करने के लिए, फिर एक टाइम के बाद जब वो अमेरिका में ही रहना चाहते हैं तो वो वहाँ की नागरिकता के लिए क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। और नागरिकता के लिए अप्लाई करने के बाद पहले उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। ये ग्रीन कार्ड एक तरह से नागरिक ही होते हैं जिनको
ग्रीन कार्ड मिल जाता है समझिए कि वो अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस अलग होती है, कुछ कंडीशंस के बेस पे वो बनते हैं। फिर ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपको इतने साल तक रहना है अमेरिका में। अगर ग्रीन कार्ड के साथ आप इतने साल तक रह जाते हैं तो आपको वहां की प्रॉपर नागरिकता दे दी जाती है। तो इसके अंदर प्रत्येक देश के लोग क्या है, जैसे अमेरिका के अंदर भारत के, चीन के, दुनिया भर के देश के लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं वहां की नागरिकता के लिए। तो हर देश का एक कोटा बना हुआ था कि इतनी सीट्स चीन के लोगों को मिलेगी, इतनी सीट्स भारत के लोगों को मिलेगी, इतनी सीट्स किसी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मिलेगी, वगैरह वगैरह। अब क्या कर दिया गया है, ये कोटा खत्म कर दिया गया है। अब कहा गया है कि जो ज्यादा एलिजिबल रहेगा इस चीज के लिए, जो ज्यादा रहेगा उनको हम ले लेंगे। तो भारत को बहुत फायदा है क्योंकि भारत के लोग सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं ग्रीन कार्ड और अमेरिका की नागरिकता के लिए। तो अब इस कानून के अंतर्गत कोई ये जो कोटा का सिस्टम था, एक लिमिटेड सीट्स होती थी पर देश के पास, हर देश के पास। अब सीट्स खत्म कर दी गई है। जो उन्हें लगेगा कि इनको दे देना चाहिए तो उनको वो वहां की नागरिकता दे देंगे। ये है अमेरिका का ईगल कानून, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करें नेट जीरो समिट की। नेट जीरो समिट का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया चिली में। देखिए आयोजन तो वर्चुअली हुआ लेकिन आयोजन चिली के द्वारा किया गया। इसमें भारत ने भी भाग लिया और भारत ने एक टेक्नोलॉजी वहां पे लॉन्च की जिसका नाम है मिशन इनोवेशन। ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, है ना। तो मार्केट में क्लीन टेक्नोलॉजी वाली, यानी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी तकनीक वाली चीजें डेवलप करने के लिए ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो नेट जीरो समिट का आयोजन किसने किया? तो चिली ने किया। और भारत ने जो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज है इसको लॉन्च किसने किया? भारत ने किया। कौन से सम्मेलन में? नेट जीरो सम्मेलन के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रंजीत डिसाले की बात करते हैं। रंजीत डिसाले, या आपको देखने को मिलेगा दिसाले, ये भारत के पर्सन है और भारत में भी महाराष्ट्र से हैं, लेकिन ये एक वर्ल्ड अफेयर्स में रहने वाले पर्सन है और इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपको नजर आ रहे हैं रंजीत दिसाले, ये भारत के। इनको मिला था ग्लोबल टीचर अवार्ड, यानी दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा टीचर है ना, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था, जिसके अंतर्गत 7.5 यानी 7.5 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिलती है, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र में और भारत में लड़कियों के एजुकेशन को लेकर बेहतरीन काम किया था। तो इनको ये तो मिला था। अभी ये चर्चाओं में क्यों है? रंजीत दिसाले चर्चाओं में इसलिए है, विश्व बैंक जानते हैं ना आप, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने इन्हें अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? शिक्षा संबंध में एडवाइजर रहेंगे ये वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो एक बड़ी पोस्ट से इनको सम्मानित किया गया है, एक बड़ी पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया है। कब से कब तक? 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, 2021 से 2024 तक। तो इनका नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करें फेंगयून 4B, क्या है? सैटेलाइट है, सैटेलाइट है और मौसम विज्ञान, मौसम से संबंधित सैटेलाइट है ना, मौसम के बारे में जानकारी देने वाला सैटेलाइट है। किसका है? तो चीन का है। कौन से रॉकेट से किया गया है? सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट की जरूरत होती है और चीन हमेशा यूज करता है लॉन्ग मार्च का, और लॉन्ग मार्च 3B से लॉन्च किया गया है इसको, फेंगयून 4B को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चीन की अगर बात करें तो हमने बात की थी कि मार्स पर यानी मंगल के ऊपर चीन ने अपना मिशन भेजा था। कौन सा? तियानवेन-1। और तियानवेन-1 के अंदर मंगल पर एक रोवर भी इन्होंने उतारा। उस रोवर का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, जुरोंग उसका नाम है ना। मैंने आपको बताया भी था, हमने बात भी की थी इसके बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम पिछले 1 से 1.5 सालों का करंट अफेयर्स आता है। तो आपको रेगुलर रहना जरूरी हो जाता है और रेगुलर के साथ रिवीजन भी जरूरी है। इसीलिए हमने 1 हफ्ते के बाद में इस लेक्चर का क्या रखेंगे? एक क्वेश्चन आंसर
आंसर सेशन, जैसे आज पिछले लेक्चर का रखा था ना बेस्ट 50 क्वेश्चंस, उसी तरह से अगले संडे को हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के बेस्ट 50 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो वो रिवीजन के लिए होता है आपके लिए। तो ये सभी चीजें आपके लिए की जा रही हैं ताकि आप चीजों को भुला ना पाए और एग्जाम में आपकी तैयारी मजबूत बनी रहे। आपको पता है चीन ने चंद्रमा के लिए, चांद के लिए क्या किया है? चांद के लिए चीन का एक मिशन है चंद्रमा के लिए, और उस मिशन का नाम है चैंग E5। ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर मिशन है चीन का चांद के लिए। फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ यानी IDF इसको कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ का मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अभी IDF के अंदर मेंबर बने हैं हमारे भारत के पर्सन, इनका नाम है RS सोढ़ी। RS सोढ़ी। और RS सोढ़ी कौन है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूल इंडिया जो है ना, अमूल के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है RS सोढ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये बन गए अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ के अंदर मेंबर। ओके, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? आप सभी को पता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हम इनका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन का नाम आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेयरमैन है गाई राइडर चेयर है ILO के। ILO शॉर्ट में हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और वो रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत ही खतरनाक एक खुलासा किया, एक अंदाजा लगाया है, एक भविष्यवाणी इन्होंने की है कि कोविड की वजह से अब क्या हुआ, 2022 का जो साल होगा इसमें विश्व भर में जो बेरोजगारी की दर रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की दर रहेगी, वो कहां तक चली जाएगी? वो होगी 5.7%। आपको शायद छोटा लगे, लेकिन अगर विश्व भर के अंदर हम बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है बेरोजगारी को लेकर, है ना। तो इन्होंने कहा है कि 2022 में जो पूरी दुनिया में बेरोजगारी की दर होगी वो 5.7% तक रहने वाली है। और इसका एक बड़ा फैक्टर है कोविड-19 की सेकेंड वेव, जैसे हमारे भारत में भी है, विश्व भर में जो कोविड-19 है वो इसका एक बड़ा फैक्टर कहा गया है। फिर बात करें एक्सप्रेस पर्ल जहाज की। ये एक जहाज है जो डूब गया, राइट, डूब गया। कहां पे डूबा? ये डूबा है श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है ना, कोलंबो पोर्ट, इसके पास में, कोलंबो पोर्ट के पास में। किसका जहाज था ये? तो ये जहाज था सिंगापुर का ये जहाज था। पर्ल, एक्सप्रेस पर्ल इसका नाम है। चलो जहाज तो डूब गया, लेकिन इससे नुकसान क्या है? देखिए जहाज डूब गया, इससे जहाज का तो नुकसान हुआ ही, सिंगापुर का नुकसान हुआ ही। जो इसमें ऑयल जा रहा था, क्रूड ऑयल वगैरह, वो पूरा क्या हुआ, समुद्र में फैल गया। उससे क्या होगा, पर्यावरण को एक डिजास्टर हो जाएगा, पर्यावरण को एक क्षति पहुंचेगी, क्योंकि वो तेल फैलने से ऑक्सीजन लेवल जो है वो रुक जाएगा। ऑक्सीजन का जो स्राव होता है वहां के समुद्री जानवरों के अंदर, तो जहां जहां ये तेल फैला है वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे और ये एनवायरनमेंट को एक बड़ा नुकसान होने वाला है। फिर बात करते हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ की। ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, फोटो में नजर आ रहे हैं स्माइल करते हुए व्यक्ति, ये हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये हैं केन्या से बिलोंग करते हैं। केन्या की राजधानी आप सभी को पता है नैरोबी है, और नैरोबी में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्या है, हेडक्वार्टर है। आपको पता हो 1900 में UNEP की स्थापना हुई थी। अच्छा, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ की हम बात कर रहे थे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो WHO है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके कार्यकारी बोर्ड, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है WHO का कार्यकारी बोर्ड, इसके अध्यक्ष बन गए हैं कौन? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। इंपोर्टेंट नाम है, एग्जाम में इनके बारे में 101% पूछा जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। WHO की बात करें तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और WHO के प्रमुख भी आप सब जानते हैं, टेड्रोस अधानोम है WHO के
प्रेसिडेंट या जो डायरेक्टर जनरल हम कहते हैं वो, और इथोपिया से ये बिलोंग करते हैं, केन्या से बिलोंग करते हैं पैट्रिक अमोत। केन्या का एक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम है मसाई मारा नेशनल पार्क, मसाई मारा नेशनल पार्क। ओके, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आपको पता है 5 जून 2021 को जो हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, उसकी थीम भी क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी। और इसका ये मतलब है कि अब हम क्या करेंगे? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए काम करेंगे। तो यूएनओ या जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया है, यानी पूरे दशक के अंदर इस तरफ हम काम करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक कहते हैं 10 साल के टाइम पीरियड को। तो 2021 से 2030 के टाइम पीरियड को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं, इसकी थीम की बात कर रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछ अभियान चलाए गए, कुछ और कार्य हुए जिनकी हम बात करते हैं। तो बात क्या करते हैं? एक तो देखिए 3 संस्थाओं ने मिलकर, एक तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, पर्यावरण मंत्रालय जो हमारा है, वो इसके साथ में मिलके UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इन तीनों ने मिलकर 2 अभियान चलाए, 2 अभियान। और इन दोनों अभियानों के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। पहला अभियान है नॉट योर मेडिसिन, यानी ये तुम्हारी दवा नहीं है। ये किस लिए चला है? जैसे दवा बनाने के लिए एक, जब बहुत सारे जानवरों के बारे में ये अफवाह फैलाई जाती है कि इनके शरीर के किसी अंग से किसी बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो जानवरों को क्या किया जाता है? उस शरीर के उस अंग के लिए मारा जाता है ना। जैसे 1 हॉर्न राइनो का जो एक सींग होता है, उस सींग के लिए उसकी बहुत हत्या होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो बीमारियों के अंदर औषधि का काम करता है। तो यहाँ पे ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि ये जो जानवर है ये आपकी मेडिसिन नहीं है, इनको कृपया करके ना मारे आप, है ना। तो नॉट योर मेडिसिन। और सेकंड है सैड इमोजीज, सैड इमोजीज। तो सैड इमोजीज के जरिए ये अवेयरनेस फैलाई जाए पर्यावरण के बारे में, ठीक है। तो ये 2 अभियान चलाए गए थे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। फिर बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस इसका पूरा नाम है, और इसको हम कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल अभी चर्चाओं में है। इंटरपोल ने एक नया वैश्विक डेटाबेस बनाया है, वैश्विक डेटाबेस, यानी लोगों का डेटा यहाँ पे रहेगा। और कैसा डेटा? फिंगरप्रिंट से DNA डेटा रहेगा। किस लिए? ताकि जो गुमशुदा लोग हैं ना, जो लापता व्यक्ति हैं, उनको उनकी फैमिली के DNA के द्वारा ढूंढा जा सके। मतलब वो क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर जो लापता लोग हैं उनकी फैमिली के लोगों का DNA लेंगे। और बाय द वे अगर कोई व्यक्ति सही सलामत मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कुछ ऐसा मिलता है जो जिससे किसी व्यक्ति की पहचान ना की जा सके, तो लेकिन उसका DNA तो मिल सकता है ना। DNA तो अगर आपको किसी का बाल भी मिलता है तो भी आप DNA के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये किसका बाल है। तो जब किसी फैमिली मेंबर का DNA रहेगा और जब कोई हमें मिलेगा लापता व्यक्ति, तो उसकी जांच करने के लिए उसको मैच करा सकते हैं उसके फैमिली मेंबर के DNA से, तो पता चल जाएगा कि ये जो हमें मिला है ये कौन है। तो इसको, इस वैश्विक डेटाबेस को नाम क्या दिया गया है? आई फैमिलिया। ये आई है, आई फैमिलिया, है ना। आई फैमिलिया इसको नाम दिया गया है। और ये क्या है मैं आपको लिख देता हूं, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो इसको जरूर लिख लें। ये है फैमिली DNA के माध्यम से, फैमिली DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए है, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए। ओके, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी हम बात करेंगे, इंटरपोल ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पेंजिया 14।
ये 14, रोमन में 14 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये उनका ऑपरेशन पेंजिया 14वां ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ऑनलाइन दवा बेचने वाली संस्थाएं हैं, मतलब एक तो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, एक क्या होती है ये जैसे फर्जी लिंक्स होते हैं ना उनको, तो क्या किया इस ऑपरेशन के अंतर्गत, अवैध चिकित्सा उत्पाद, ऐसे चिकित्सा उत्पाद जिनको बेचना अवैध है, अवैध चिकित्सा उत्पादों की बिक्री करने वाले जो लिंक मौजूद होते हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा लिंक इन्होंने हटा दिए इंटरनेट से, है ना। तो ऑपरेशन पेंजिया के द्वारा जो लिंक हैं जिनमें अवैध चिकित्सा उत्पाद बेचे जाते हैं, वो लिंक 1 लाख से ज्यादा उन्होंने समाप्त कर दिए इंटरनेट से। तो ये था ऑपरेशन पेंजिया इंटरपोल का। इंटरनेशनल पुलिस जो है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया है भारत को मतलब मुंबई पुलिस को। इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्रोलर, सॉरी, इसका नाम है क्रोलर, CRAWLER, क्रोलर सॉफ्टवेयर है एक तरह से, और मुंबई पुलिस को इन्होंने दिया है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से मुंबई पुलिस क्या करेगी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, बच्चों के साथ जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके खिलाफ कार्यवाही करने में मुंबई पुलिस को मदद मिलेगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्य करने में मुंबई पुलिस को मदद मिलेगी क्रोलर सॉफ्टवेयर के जरिए से। ये दिया है इंटरपोल ने। इंटरपोल का हेडक्वार्टर बात करें तो लियोन में है, लियोन फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। और पेरिस में ही क्या है, पेरिस में है ल्यूव्र संग्रहालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। ल्यूव्र संग्रहालय है पेरिस में। इसके अलावा पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, अब्दुल्ला शाहिद जो हैं, ये अब्दुल्ला शाहिद है, आपको नजर आ रहे हैं, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री। मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी है। और इनको क्या बना दिया गया है, यूएन महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली, इसके अध्यक्ष बन गए हैं कौन, अब्दुल्ला शाहिद। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। यूएन की बात करें तो एक और यूएन का एक पिलर है यूनाइटेड नेशन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, है ना। यूनाइटेड नेशन की एक परिषद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अंदर 54 मेंबर होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब भारत मेंबर बन गया है, भारत इसका क्या बन गया है, मेंबर यानी सदस्य देश बन गया है। कब तक के लिए, 2 साल के लिए, 2022 से 2024 तक भारत इसका मेंबर बन गया है यूनाइटेड नेशन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसके महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस, और इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद ने इनको सेकंड टर्म, दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनकी सिफारिश की है। अभी सिफारिश की गई है, जरूरी नहीं है कि ये बन जाए, हो सकता है सिफारिश को मान लिया जाए और इन्हें वापस से निर्वाचित कर लिया जाए, लेकिन अभी सिफारिश की गई है, हो सकता है ये वापस से एक बार और अपने कार्यकाल के लिए यूएनओ के क्या बन जाए, सेक्रेटरी जनरल बन जाए, डायरेक्टर जनरल बन जाए, ठीक है। और एंटोनियो गुटेरस की बात करें तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और ये पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा वहां के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। तो चीजें रिलेट करते हुए पढ़े, आपको ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रह पाती हैं। फिर बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो आपको पता है वर्चुअल मुद्रा है बिटकॉइन। वर्चुअल मुद्रा आपके हाथ में नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा इसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान
रखना है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला, कानूनी रूप से वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का। फिर बात करते हैं फर्मिना केबल की। फर्मिना केबल क्या है? देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल होती है ना, फर्मिना केबल वही है। फर्मिना नाम रखा गया है केबल का, और ये समुद्र के अंदर बिछाई जाएगी। समुद्र के अंदर, जिसे हम कहते हैं अंडर सी केबल, समुद्र के अंदर बिछाई जाएगी। किस लिए? फास्ट इंटरनेट के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये होगी विश्व की सबसे बड़ी अंडर सी केबल, है ना। समुद्र के अंदर विश्व की सबसे बड़ी अंडर सी केबल होगी ये। क्यों होगी? क्योंकि ये जोड़ेगी उत्तरी अमेरिका का, जो यूएस है ना, अमेरिका के पूर्वी तट से ये अर्जेंटीना को जोड़ेगी। राइट, अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है और अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिका का देश। तो अमेरिका से अर्जेंटीना को जोड़ेगी फर्मिना केबल। इसका नाम फर्मिना क्यों रखा गया है? इसका नाम रखा गया है मारिना फर्मिना के नाम पर, मारिना फर्मिना। और मारिना फर्मिना कौन है? मारिना फर्मिना ब्राजील की एक मशहूर लेखिका हैं। इनको सम्मानित करते हुए इनके नाम पर ये इस केबल का नाम रखा गया है फर्मिना केबल। इसके अलावा बात करें इसको बना कौन रहा है, कौन डेवलप कर रहा है इस केबल को, कौन बिछा रहा है अमेरिका से अर्जेंटीना तक, तो गूगल के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्मिना केबल कौन बिछा रहा है? गूगल बिछा रहा है। राइट, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं बेनेडेटा विग्ना की। बेनेडेटा विग्ना कौन है? एक पर्सन है जो फेरारी गाड़ी जो आती है ना, फेरारी कंपनी के सीईओ बन गए हैं बेनेडेटा विग्ना, है ना। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फेरारी की बात करें तो फेरारी इटली की कंपनी है, इटली की राजधानी है रोम। और आपको ध्यान रखना है जो G20 देशों का सम्मेलन होगा, G20 समिट जिसे हम कहते हैं 2021 में, वो कहां पे होगा? वो इटली में ही होगा। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रागी। राइट, तो आपको ध्यान रखना है मारियो ड्रागी। इटली की एक और गाड़ियों की कंपनी है फिएट जो है वो भी इटली की गाड़ियों की कंपनी है। फेरारी आपको पता है, तो फेरारी भी इटली की है। फिर 8वां अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? नाइट्रोजन से रिलेटेड सम्मेलन है ये। नाइट्रोजन के बारे में इसमें अवेयरनेस और नाइट्रोजन को लेकर इसमें चीजें रखी जाती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन हुआ जर्मनी में। इसका आयोजन जो हुआ वो कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। तो इंपॉर्टेंट, आपको पता है नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% के अंदर बाकी दूसरी सभी गैसें हमारे वायुमंडल में विद्यमान हैं। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, जिसको हम फिना बोलते हैं। इसके नए चेयरमैन बन गए हैं या नए अध्यक्ष, जिन्हें हम कहेंगे अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है हुसैन अल मुसल्लम, और हुसैन अल मुसल्लम कुवैत के हैं, कुवैत से बिलोंग करते हैं हुसैन अल मुसल्लम। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और नाम आपके लिए है। ये तो बने अध्यक्ष, राइट। अध्यक्ष के साथ एक सदस्य भी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ के, तैराकी महासंघ के, और सदस्य बने हैं वीरेंद्र नानावाटी, ये बने हैं सदस्य। और क्योंकि ये भारत से हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ज्यादा जल्दी पूछा जा सकता है। फिर बात करें ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जब GWEC इसको हम कहते हैं, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसने अभी क्या कहा है? इसने कहा है कि 2021 से 2025 तक भारत, अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है विंड एनर्जी को लेके काम करता है, यानी पवन ऊर्जा को लेके। तो ये कह रहे हैं कि भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा कितनी उत्पादित कर लेगा? 20 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य भारत का
लक्ष्य नहीं, भारत इतनी पवन ऊर्जा बना लेगा, है ना, 2021 से 2025 तक, ये बात कही है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। फिर बात करें, अगर ये तो इन्होंने बताया कि पवन ऊर्जा का ये स्थापना कर लेगी भारत, लेकिन भारत का क्या लक्ष्य है। देखिए, भारत का लक्ष्य है 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का, है ना। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर सौर ऊर्जा भी आती है, पवन ऊर्जा भी आती है, ज्वारीय ऊर्जा वगैरह भी आती है, जल विद्युत ऊर्जाएं भी, जो मतलब में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसके अंतर्गत आती है। तो इस 175 गीगावाट में से भारत का लक्ष्य है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का और 60 गीगावाट हमारा लक्ष्य है पवन ऊर्जा का। लेकिन ये कह रहे हैं कि पवन ऊर्जा कितनी होगी भारत में 2025 तक, 20 गीगावाट होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य 2022 तक है 60 गीगावाट का। और 175 गीगावाट तो 2022 तक लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को अगर 2030 तक करें तो भारत सरकार कहती है कि हम अक्षय ऊर्जा का 450 गीगावाट हमारा लक्ष्य है 2030 तक उत्पादन करने का। ठीक है, फिर बात करते हैं उखानगिन खुरेल सुख। उखानगिन खुरेल सुख, ये जो छोटी छोटी आंखें अच्छी से स्माइल करते हुए आपको प्रसन्न नजर आ रहे हैं, यही हैं उखानगिन खुरेल सुख, और ये मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मंगोलिया की राजधानी आपको पता है उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया और चीन के अंदर यानी दोनों में एक मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया में भी फैला है, चीन में भी ये फैला हुआ है, और ये एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है ना, ठंडा रेगिस्तान। जिस तरह से हमारे लद्दाख है ना, ठीक उसी तरह से ये गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। अगली बात करते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जो एशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं उनको लेकर रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग किसने दी है, रैंकिंग दी है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, राइट, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये रैंकिंग दी गई है। और इसमें विश्व की, मतलब विश्व की नहीं, एशिया की टॉप 1 एक नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये है सिंघुआ, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, और ये चीन की है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है पीकिंग, पीकिंग यूनिवर्सिटी, और ये भी चीन की है। तो क्या भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए टॉप 100 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, तो 3 हैं, और वो 3 कौन कौन सी है। सबसे पहले जो है भारत की वो 37वें नंबर पे है, 37, और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, है ना, बेंगलोर, ये 37वें नंबर पर है। इसके बाद एक 55वें नंबर पर है, और वो है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो है पंजाब में है। इसके बाद में 78वें नंबर पे, 78 नंबर पे कौन सा है, आईआईटी इंदौर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी आईआईटी इंदौर, ये है 78वें नंबर पर। तो ये भारत की 3 रैंकिंग टॉप 100 के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर है, और इसको टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रैंकिंग जारी ये की गई है। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट 20,386 या 20386 क्या है। तो ये रूस का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रूस एक जहाज का निर्माण कर रहा है। ये स्टील्थ तकनीक से लेस जहाज होगा, स्टील्थ तकनीक से लेस दुनिया का पहला जहाज, राइट, दुनिया का पहला जहाज होगा। और इस जहाज का नाम भी अगर आपको मिलेगा तो नाम है इसका मर्क्यूरी नेवल कॉर्वेट, मर्क्यूरी नेवल कॉर्वेट। और ये स्टेल्थ तकनीक क्या होती है, यानी जो डिटेक्शन हो जाता है ना, आजकल रडार सिस्टम से पता चल जाता है कि कोई जहाज हमारी सीमा में आ रहा है या नहीं, तो ये रडार सिस्टम से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, कोई भी सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जहाज बना रहा है रूस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान इसके बारे में रखना है, इसका नाम भी जरूरी है। और ये स्टील्थ तकनीक से लेस दुनिया का पहला जहाज होगा। यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी सभी इंटरनेशनल न्यूज। अब बात करेंगे भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरों की। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं पहली खबर से।
तो सबसे पहले बात करते हैं P75 इंडिया की। ये क्या है? ये है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ये इसको अगर आप ऐसे लिखते हो P75I भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये हमारे जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 6 सबमरीन्स के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। 6 पारंपरिक सबमरीन के निर्माण को मंजूरी, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। लेकिन इनका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, अभी इसके बारे में डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो निर्माण होगा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मतलब 6 सबमरीन बनाने में इतने रुपए खर्च होने वाले हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय की अगर बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय 3 MH-60 है ना, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है। रोमियो हेलीकॉप्टर, 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है। कहां से? यूएसए से, यानी अमेरिका से। और रोमियो हेलीकॉप्टर को कौन बना रहा है? लॉकहीड मार्टिन। ये कंपनी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी ने बनाया है। लॉकहीड मार्टिन बनाएगा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। 3 खरीदेंगे हम अमेरिका से। अमेरिका से हमने पहले यानी 2 और हेलीकॉप्टर खरीदे हुए हैं। एक तो है अपाचे, एक है चिनूक। नाम सुना है आपने, मुझे उम्मीद है। और अपाचे और चिनूक को कौन बना रहा है? कंपनी अमेरिका की है, अमेरिका से ही खरीदे हैं, लेकिन कंपनी है बोइंग। लेकिन रोमियो हेलीकॉप्टर को बनाती है लॉकहीड मार्टिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 प्रोजेक्ट हैं रक्षा मंत्रालय के बड़े। एक तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसमें 6 सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। एक हम खरीद रहे हैं 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से। लॉकहीड मार्टिन इसका निर्माण कर रही है। फिर बात करें, रक्षा मंत्रालय ने, आपको पता है, सेहत OPD पोर्टल भी लॉन्च किया था, और एक सृजन पोर्टल भी इनका है। सृजन पोर्टल है। इसके अलावा एक सृजन के अलावा एक ई छावनी पोर्टल भी इनका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हिसाब की किताब। ये क्या है? हिसाब की किताब एक, आप कह सकते हैं, लघु फिल्मों की एक सीरीज होगी। लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म्स जिन्हें हम कहते हैं ना, लघु फिल्मों की एक सीरीज होगी हिसाब की किताब। और इसको कौन बनाएगा? 6 लघु फिल्में इसके अंदर होगी, 6 लघु फिल्में। और इसको बनवाएगा कौन, यानी पैसा कौन देगा इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए पैसा देगा IEPFA, यानी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण। इसको हम कहेंगे इंटर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंड अथॉरिटी। यानी ये 6 फिल्में जो होगी वो निवेशकों के लिए होगी, जो निवेश करते हैं कई सारे प्रोजेक्ट में, तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनसे अवेयर करने के लिए ये 6 फिल्में बनाई जाएगी। और इनके लिए पैसा कौन देगा? इनके लिए पैसा देगा IEPFA, ठीक है। तो ये हिसाब की किताब के नाम से इन्होंने एक 6 लघु फिल्मों की सीरीज इन्होंने लॉन्च की है। इस सीरीज का उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो विश्वामित्री नदी परियोजना की, ये गुजरात की परियोजना है, और NGT में इसका मामला अटका हुआ था पर्यावरण को नुकसान को लेकर, लेकिन NGT ने अब इस परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो NGT की मंजूरी मिल गई है विश्वामित्री नदी परियोजना को। विश्वामित्री नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है वडोदरा, जो गुजरात का एक इंपोर्टेंट शहर है। इस शहर से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, गुजरात और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर एक समझौता हुआ है, और इस समझौते के अंतर्गत वडोदरा में क्या किया जाएगा? वडोदरा में 6 पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। 6 पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। कहां पर? वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य।
श्रीकांत माधव वैद्य हैं इसके चेयरमैन। आइए चलते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है यौन टैब योजना। लद्दाख के द्वारा लाई गई है यौन टैब योजना और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 9th से 12th तक के बच्चों को फ्री टेबलेट बांटे जाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और इससे एक अच्छी बात यह होगी कि डिजिटल एजुकेशन को, इससे डिजिटल शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। राइट, तो लद्दाख के बारे में ध्यान रखना है। लद्दाख का एक नेशनल पार्क आप ध्यान रखिए, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, भारत का सबसे बड़ा। तो पूछा जाता है कई बार भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो हेमिस के अंदर है। फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला, इसको अगर इंग्लिश में आप कहना चाहेंगे तो इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप, है ना। तो ये एक वर्कशॉप था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसका आयोजन किसने किया, इसका मेजबानी किसके द्वारा की गई, इसकी मेजबानी की गई आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। और मद्रास आपको पता है चेन्नई का पुराना नाम है, चेन्नई को पहले क्या कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। फिर बात करें स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंस सुविधा की, तो देखिए ये वो सुविधा होती है ताकि जब मतलब बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं, जैसे भारत के कोई व्यक्ति हैं जो विदेश में रहते हैं और कमाने के लिए, है ना, पैसा कमाने के लिए, तो जब वो पैसा अपने कमाएंगे तो वो अपने देश में भेजना चाहेंगे ना, तो उसके लिए उनको बैंकों से थोड़ी सी एकदम से मतलब बहुत आसानी से नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा है जिससे बहुत आसानी से रेमिटेंस का पैसा भारत में या कि एक से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। तो ये सुविधा शुरू करने वाला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। तो आपसे पूछा जा सकता है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंस सुविधा कौन से बैंक के द्वारा शुरू की गई है, और ये ध्यान रखेंगे आप एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर, एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर ये सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, पहला बैंक। और पूरी दुनिया की बात करें तो दूसरा बैंक है ये सुविधा शुरू करने वाला। ठीक है, इससे पहले सिर्फ एक बैंक ने ऐसी सुविधा की है कि रेमिटेंस को आसानी से एक देश से दूसरे देश भेजा जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर बात करें अगली हेडिंग की, ओआसिस ऑफ होप। ये क्या है, ये एक फिल्म महोत्सव है और ये फिल्म महोत्सव इसलिए है ताकि विश्व पर्यावरण, इसका जो आयोजन किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, और इसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित फिल्में दिखाई गई, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक और चीज का उद्घाटन किया है और वो क्या है, E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन। अब देखिए ये क्या है, इथेनॉल यानी हमारा एक ये इरादा है, ये लक्ष्य है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, हमारे पेट्रोल के अंदर, हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल देंगे। इससे दो चीजें होगी, एक तो सबसे बड़ी चीज होगी कि पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचेगा इथेनॉल डालने से, राइट, क्योंकि पेट्रोल जब जलता है तो पर्यावरण में नुकसान तो होता ही है। तो इससे तो एक तो ये फायदा होगा, दूसरा हमारी भारतीय इकोनॉमी को फायदा होगा क्योंकि हमें पेट्रोल कम मंगाना पड़ेगा। अरे यार, जब हम अभी पेट्रोल डलाते हैं तो 100% उसमें क्या होता है, पेट्रोल होता है, तो हमें ज्यादा मंगाना पड़ेगा। वहीं पर इसमें अगर 20% इथेनॉल डाल देंगे तो हम तो यूज 80% ही करेंगे ना, तो हमें थोड़ा कम मंगाना पड़ेगा पेट्रोल, इससे हमारी इकोनॉमी में फायदा होगा। तो ये इकोनॉमिक इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। कहां पर ये खोले गए हैं, पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर बात करें परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स की। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 ये बताता है कि भारत में शिक्षा का स्तर कैसा है, भारत के राज्यों में शिक्षा के स्तर को ये दर्शाता है ना। तो इसने कैसे दिया है, A++ ग्रेड दिया है जो सबसे अच्छे हैं, और फिर लेवल 1, 2, 3 लेवल 10 तक ये गया है। तो सबसे अच्छा शिक्षा का स्तर भारत में कहां पर है, और ये जारी किया गया है हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये तो आपको पता रखना है।
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सबसे अच्छा शिक्षा का जो स्तर है भारत के अंदर, अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब है, पंजाब, केरल और इसके साथ ही तमिलनाडु, है ना। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा का स्तर अच्छा है। लेकिन सबसे खराब की अगर आप बात करेंगे, सबसे खराब शिक्षा का स्तर है लद्दाख का, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वित्त मंत्रालय की, एमनेस्टी योजना की। एमनेस्टी योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा लाई गई है जीएसटी टैक्स पेयर के लिए, है ना। जो छोटे जीएसटी करदाता है ना, जीएसटी करदाताओं के लिए, तो जो छोटे जीएसटी करदाता हैं जिन्होंने कर नहीं भरा है, अब लेट भरेंगे तो क्या लगेगी, फीस लगेगी, मतलब पेनल्टी लगेगी। तो बहुत सारे क्या करते हैं, भाई पेनल्टी तो लगनी है तो अभी क्या थोड़ा बाद में भर देंगे। तो वित्त मंत्रालय ने कहा है अगर आप अभी भरोगे, जीएसटी अभी पे कर दोगे तो आपकी पेनल्टी जो नॉर्मल लगती है उससे कम कर दी जाएगी, है ना। तो ये योजना चलाइए एमनेस्टी योजना हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फिर बात करें एक वैक्सीन की, भारत में तीसरी वैक्सीन बनी है कॉर्बेवैक्स। कोविशील्ड और कोवैक्सीन से आप पहले से ही क्या है, परिचित हैं। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को किसने बनाया है, तो पहले तो बात करेंगे इसके निर्माण की। इसका निर्माण कर रही है बायोलॉजिकल ई, कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद की कंपनी है। और भारत सरकार इस वैक्सीन को बढ़ावा दे रही है क्योंकि जो दूसरी वैक्सीन हैं वो थोड़ी महंगी पड़ रही हैं। लगभग अगर कोविशील्ड की बात करें तो एक डोज 400 रुपए की पड़ रही है, तो दो डोज लगानी होती है तो 800 रुपए की भारत सरकार को पड़ रही है। लेकिन कॉर्बेवैक्स की दोनों डोजेज 400 रुपए में भारत सरकार को मिल जाएगी। तो भारत सरकार इसको थोड़ा प्रोत्साहन दे रही है और इसकी 30 करोड़ खुराक का ऑर्डर भी भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। 30 करोड़ खुराक के लिए हमने 1500 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान भी कर दिया है, राइट। तो 1500 करोड़ का एडवांस भुगतान कर दिया है ये बायोलॉजिकल ई कंपनी को भारत सरकार के द्वारा। तो ये नई वैक्सीन है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है कॉर्बेवैक्स नाम से कोविड की नई वैक्सीन ये है। फिर बात करें आईएनएस चक्र की। आईएनएस चक्र एक सबमरीन है, ये आपको नजर आ रही है, और ये भारत की एकमात्र सबमरीन थी जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। परमाणु हथियार, है ना, एटॉमिक वेपन, तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। और इसको हमने किससे लिया था, रूस से, लेकिन हमने खरीदा नहीं था। इसको हमने 2012 में रूस से लीज पर लिया था, किराए पर लिया था, और 2021 में अब हम इसको वापस लौटा रहे हैं 9 साल के बाद। क्योंकि किराए पे लिया था, किराया भाई जितना रखना था उतना रख लिया, किराया चुका दिया, अब रशिया कह रहा है वापस दे दो, तो हम वापस दे रहे हैं। लीज पे लिया था, 9 साल तक इसने काम किया है भारत के लिए। आईएनएस चक्र ये हमारी सबमरीन थी, एकमात्र सबमरीन जो परमाणु हथियार के अंदर सक्षम थी, ठीक है। तो फिर अब हमारा प्रोजेक्ट 75 आ रहा है और उसके अंतर्गत 6 सबमरीन्स को बनाया जाएगा। फिर बात करें साइरोडेक्टाइलस बैंक्वाई, है ना, इसको क्या कहेंगे, साइरोडेक्टाइलस बैंक्वाई आई, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। ये क्या है, ये एक छिपकली की प्रजाति है, छिपकली की प्रजाति, और कहां पर मिली है, मिजोरम में इसकी खोज की गई है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मिजोरम को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम को कितना लोन दिया है आपको पता है, $32 मिलियन का लोन दिया है मिजोरम ने। किस लिए, ताकि मिजोरम में हेल्थ सेक्टर पे अच्छा काम किया जा सके। एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने हमारे भारत में MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहन देने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है, राइट। और इसके अलावा नागालैंड को भी इसने लोन दिया है, नागालैंड को $68 मिलियन का लोन दिया है। मिजोरम की हमने बात कर ली है, कोलकाता को इन्होंने दिया है,
कोलकाता को 105 मिलियन डॉलर का लोन इन्होंने दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर वाला कम से कम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके अलावा अगर इनके अध्यक्ष की बात करेंगे तो डेविड मलपास इनके अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कोझिकोड में, यानी कोझिकोड में ये संस्था है। कोझिकोड केरल का एक शहर है। ये अभी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इनको एक पेटेंट हासिल हुआ है। पेटेंट किस लिए? काली मिर्च के लिए। मतलब काली मिर्च से इन्होंने क्या बनाया? काली मिर्च के सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्माण के लिए, है ना, काली मिर्च के छोटे छोटे पोषक तत्व बनाए हैं इन्होंने, इसके निर्माण के लिए इनको पेटेंट हासिल हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा कारनामा इन्होंने किया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये जरूर पूछा जाएगा। कोझिकोड केरल में ये है। फिर बात करें आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का पूरा नाम है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसके एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? विश्ववीर आहूजा बन गए हैं आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ। फिर बात करें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को आरक्षण दिया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने ये व्यवस्था की है कि बिहार के अंदर जितने भी मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज हैं वहां पर लड़कियों की तादाद कम है, काफी कम है। इंजीनियर कॉलेजों में ज्यादातर कम है ना, तो वहां पर 33% सीटों का आरक्षण, सीटों का 33% आरक्षण लड़कियों के लिए होगा। ठीक है, तो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार की सरकार ने किया है। इस तरह से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। अगर आपको संविधान के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम यानी एकेडेमिया क्लासेस के द्वारा एक बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है जिसको हमने नाम दिया है कोवैक्सीन सीरीज, और इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन, जिसमें हम डेली क्या करते हैं, एक अनुच्छेद की बात करते हैं, उसको डिटेल से समझने की बात करते हैं। अब तक हम अनुच्छेद 21A तक बात कर चुके हैं, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अभी हम हैं। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं उस सीरीज को तो आप जरूर देखें, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलने वाला है। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, कार्ड्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर उसको जरूर देखिए और आपको वो जरूर पसंद आएगी सीरीज। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है हमारी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंडस्ट्री। देखिए भारत की बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्था है, CSFTRI इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी चर्चा में है। क्यों? पहली बात तो ये है कहां पर? ये मैसूर में है, कर्नाटक, राइट, कर्नाटक के मैसूर में ये है। और जिस इसके नाम के हिसाब से आप देखोगे तो ये क्या करती है, ये फूड के लिए रिसर्च करती है, फूड पर रिसर्च करती है ये। तो आपको पता है कोविड के 3rd वेव का खतरा है, और जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि 3rd वेव जो है वो बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। तो हमारी जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंडस्ट्री है वो एक ऐसे फूड के ऊपर, ऐसे खाने के ऊपर काम कर रही है जिसे उन्होंने कहा है प्रोबायोटिक फूड। तो संस्था अभी प्रोबायोटिक फूड पे काम कर रही है। ये इस तरह का कोई फूड बनाने में लगी हुई है जिससे बच्चों का क्या हो, बच्चों का इम्यूनिटी पावर बढ़े, यानी अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया उनके शरीर में आ जाता है तो वो उससे लड़ पाए, है ना। तो 3rd वेव से बचाने के लिए प्रोबायोटिक फूड पर काम कर रही है हमारी संस्था सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंडस्ट्री। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये संस्था है, मैसूर में है, कर्नाटक के अंदर, और बहुत ज्यादा जरूरी ये है। कर्नाटक की एक पर्सन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर पहली बार महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं। कौन? श्रीमती आश्रिता वी ओलेटी। तो ये कहां से? कर्नाटक से ही ये बिलोंग करती हैं। तो भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर भी कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। तो CSFTRI के बारे में आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। फिर बात करें नॉलेज इकोनॉमी मिशन की। नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है केरल सरकार के द्वारा, और ये युवाओं को कौशल सिखाने के लिए है।
युवाओं को कौशल सिखाया जाएगा ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है, गांधीनगर गुजरात में। और इसके चेयरमैन की बात भी हमने पहले की है, इसके चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। तो चर्चाओं में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने अभी एक विशेषज्ञ समिति बनाई है, विशेषज्ञ समिति। और विशेषज्ञ समिति किस लिए बनाई है? तो ये बनाई है वेरिएबल कैपिटल कंपनीज को लेकर, वेरिएबल कैपिटल कंपनीज को लेकर। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? परिवर्तनीय पूंजी कंपनी, है ना। परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों को लेकर एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। तो विशेषज्ञ समिति को हमेशा उसके अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि KP कृष्णन समिति किसके द्वारा बनाई गई है या किस लिए बनाई गई है? तो इसके अध्यक्ष हैं KP कृष्णन। ठीक है, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है वेरिएबल कैपिटल कंपनी के लिए। एक और इन्होंने समिति बनाई थी और वो थी नीलेश शाह समिति। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, अभी कुछ समय पहले ही बनी है नीलेश शाह समिति। ये इन्होंने किस लिए बनाई थी? ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। जो बाहर वाले इन्वेस्टमेंट है, बाहर के इन्वेस्टमेंट है, इनको बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टमेंट फंड के लिए इन्होंने ये कमेटी बनाई थी। तो ये भी जरूरी है, नीलेश शाह समिति भी आप ध्यान रखेंगे और KP कृष्णन समिति के बारे में भी आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम। टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम शुरू किया है फेसबुक, और एक कंपनी है जो जिसका नाम है अमरचंद मंगलदास कंपनी, अमरचंद मंगलदास कंपनी। तो पहली बात तो ये आपको पता चल गई कि शुरू किसने किया है। किसके लिए शुरू किया गया है? तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू किया गया है टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम। अमरचंद मंगलदास कंपनी जो है वो कानून की एक कंपनी है ना। कानून के क्षेत्र की एक बड़ी नामचीन कंपनी है अमरचंद मंगलदास कंपनी। तो फेसबुक और इसने मिलके एक टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम चलाया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फेसबुक ने भी अपना ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, यानी शिकायत अधिकारी। इसको क्या कहेंगे हम? शिकायत अधिकारी। शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है फेसबुक ने? फेसबुक ने नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। लास्ट सेशन में हमने बात की थी व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप ने भी अपना, और देखो ये फेसबुक का ही है, व्हाट्सएप भी है ना, फेसबुक की अंडर में है ये कंपनी व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने भी अपना ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर दिया था। किसको? परेश बी लाल को इन्होंने नियुक्त किया था। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक की शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया और व्हाट्सएप की शिकायत अधिकारी है परेश बी लाल। फिर एक तकनीक है चिप ऑफ टेक्निक। इसका निर्माण किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका निर्माण पहली बात तो किया है, या इस तकनीक को विकसित कहना ज्यादा ठीक रहेगा, इसको विकसित किया है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा। और ये लेबोरेटरी है कहां पर? हैदराबाद में। तो इन्होंने ये जो तकनीक विकसित की है ये क्या है? ये तकनीक है, देखिए पहली बात तो फोरेंसिक साइंस क्या होती है? जब कोई अपराध हो जाता है और उस अपराध की जांच के लिए जो साइंस होती है ना, आपराधिक जांच के लिए जो साइंस होती है वो फोरेंसिक साइंस होती है। जैसे अगर आपने CID वगैरह देखा है तो एक डॉक्टर सालुंके हुआ करते हैं उसमें। तो वो डॉक्टर सालुंके क्या करते हैं? वही बॉडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको जांच करके वो चीजों का पता लगाते हैं। तो ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है भारत के अंदर, हैदराबाद में है ये। इसके द्वारा चिप ऑफ टेक्निक का पता लगाया गया है। तो ये क्या काम करेगी? आपको पता है जब कोई अपराध किया जाता है तो जिस फोन को यूज करते हैं ना, उस फोन को अपराधी क्या करता है? डिस्ट्रॉय करना चाहता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, अक्सर ऐसा होता है। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी चिप ऑफ तकनीक के द्वारा उसके डाटा को वापस पाया जा सकता है, उससे जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी इस तकनीक की मदद से,
है ना। अगर फोन खत्म हो गया तो फिर भाई जानकारी उसमें जो भी रहेगी वो भी खत्म। लेकिन अब ऐसी तकनीक विकसित कर ली है हमारी लेबोरेटरी ने कि अगर फोन की अंदर जो सिम है वो खत्म भी हो गई है तो भी उस सिम के जरिए से, उस डिस्ट्रॉय हुई हुई सिम के जरिए से उसमें जानकारी जो है वो उसको प्राप्त हम कर लेंगे वापस से। तो ये एक इम्पोर्टेंट तकनीक विकसित की है। तो इस लाइब्रेरी, इस लेबोरेटरी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि चिप ऑफ टेक्निक किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यही घूम फिर के इसी का नाम आने वाला है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद में है। फिर अगर आप इसको नाच पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़िए NACH सर्विस। NACH का पूरा नाम आप जानेंगे, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और ये क्या तकनीक है, देखिए जब आप एक पर्सन किसी को पैसे ट्रांसफर करता है, तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता है, तो वो क्या करता है, RTGS करता है। RTGS एक पेमेंट ट्रांसफर करने का तरीका है। लेकिन जब एक पर्सन को एक साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करने हो एक साथ, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी कंपनी के मालिक को कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी देनी है, तो वो एक एक करके थोड़ी देगा। अगर उसमें 1 लाख आदमी काम कर रहे हैं तो क्या वो 1 लाख बार ट्रांजैक्शन करेगा? नहीं। इसके लिए एक सर्विस होती है NACH सर्विस। एक ही बार में सभी कर्मचारियों के खातों में क्या चली जाएगी, सुविधा, ये पैसे, उनकी सैलरी चली जाएगी। तो NACH सर्विस के द्वारा ये काम किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चर्चा में क्यों है? NACH सर्विस अभी तक वीकेंड्स पर काम नहीं करती, यानी जो सरकारी ऑफिस बंद रहती है उस दिन काम नहीं करती, यानी सैटरडे संडे को काम नहीं करती, सैटरडे और संडे को। लेकिन अब क्या होगा, अगस्त 2021 से NACH सर्विस को हफ्ते के 7 दिन काम करने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। अब ये हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करने लगेगी, है ना, अगस्त से। तो ये इंपॉर्टेंट है NACH सर्विस, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझाने में मैं सफल हो रहा हूं। फिर अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। स्वाइन का मतलब आप सीधा सा समझिए सुअर। तो सुअरों में अभी फीवर फैला हुआ है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। कहां पर ये फैला हुआ है? मिजोरम में। तो इसके लिए, क्योंकि ये फीवर क्या होगा, संक्रमित रोग है, एक दूसरे के फैल जाएगा। जैसे कोई सुअर, जो संक्रमित सुअर है, वो किसी दूसरे सुअर से टच होगा तो वो उसको भी हो जाएगा। तो इसके लिए मिजोरम में अभी 4650 से ज्यादा सुअरों को मार दिया गया है, ताकि दूसरे सुअरों में ये बीमारी ना फैले, है ना। तो जो संक्रमित सुअर थे उनको मार दिया गया है ताकि दूसरे लोगों में ये बीमारी ना फैलने पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहां पर फैल रहा है? मिजोरम के अंदर। फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, उसे कहा जाता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये भी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसने एक स्टेटस प्राप्त कर लिया है, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। तो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला कौन सा एयरपोर्ट है? ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो। क्या होता है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस? तो देखिए, हर एयरपोर्ट पे लाइट की तो आवश्यकता होती है, बिजली की, पावर की आवश्यकता होती है। और जितना पावर ये यूज करता है बेंगलोर का एयरपोर्ट, उतना ही पावर का ये निर्माण भी कर लेता है। तो इसको जितनी भी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी ये खुद बना लेता है, तो किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको कहते हैं नेट एनर्जी न्यूट्रल, है ना। तो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बात करें अगले हितेंद्र दवे की, ये पिक में आपको नजर आ रहे हैं हितेंद्र दवे। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं HSBC इंडिया बैंक के। तो HSBC इंडिया क्या है? यानी HSBC का मतलब है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग।
तो हांगकांग का जो बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई यानी चीन का ये बैंक है, और इस बैंक की जो इंडिया में शाखा है तो उसको कहेंगे HSBC इंडिया, है ना। तो HSBC इंडिया शाखा के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हितेंद्र दवे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये जो नियुक्तियां होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती ही है। फिर बात करें नए चुनाव आयुक्त की, अनूप चंद्र पांडे। देखिए, हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट है, निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग की बात करता है संविधान का अनुच्छेद 324। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग में क्या होता है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसकी मदद के लिए दो होते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, है ना। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पहले थे सुनील अरोड़ा, और जो दो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे हमारे, एक तो सुशील चंद्रा और दूसरे थे राजीव कुमार। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या हुआ, सुनील अरोड़ा तो हो गए रिटायर, और जो सुशील चंद्रा थे वो बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुशील चंद्र, इनको बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी आपसे अगर पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आप कहेंगे सुशील चंद्रा, क्योंकि काफी टाइम से हमने रटा हुआ था सुनील अरोड़ा साहब को, लेकिन वो अब नहीं है। तो ये वाला पद खाली हो गया ना, इसको पद को हम कर देते हैं खाली, तो ये वाला पद क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, अब जब ये पद खाली हो गया तो इस पद पे किसी को नियुक्त करना था, तो इस पद पे नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र। तो अब ये सीक्वेंस होगा हमारा, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा जी, और दो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं राजीव कुमार पहले से हैं, और अनूप चंद्र पांडे को अभी हाल ही में बना दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में चीजें आई होगी। ये तरीका ठीक लगा मुझे समझाने का, ताकि आपको सारी चीजें, अनुच्छेद 324 को आप जरूर ध्यान रखेंगे। फिर बात करें असम के नए राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए, असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से थे, 2 और बन गए, 6ठा और 7। तो आपको इन दोनों के बारे में ध्यान होना चाहिए। छठा कौन सा बना, छठा बना रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं, रायमोना नेशनल पार्क, ये कोकराझार में, असम के कोकराझार में। और 7वां कौन सा बना, 7वां बना दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। इसको काफी टाइम से बनाने की चर्चा थी, लेकिन अब जाकर ये बना है असम का 7वां नेशनल पार्क। तो 5 पहले से कौन से थे, 5 पहले से उनके भी नाम इंपोर्टेंट है। असम के नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक मानस है। काजीरंगा का आप ध्यान रखना, जो 1 हॉर्न राइनो होता है, एक सिंगी गेंडा, 1 हॉर्न राइनो, एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। तो फिर मानस है। तीसरा कौन सा है, डिब्रू साइखोवा है, डिब्रू साइखोवा। चौथा कौन सा है, चौथा है नामेरी, और 5वां है ओरांग नेशनल पार्क। छठा बन गया है रायमोना, और 7वां है दिहिंग पटकाई। तो असम के बहुत पूछे जाते हैं, 2 नए बन गए हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। असम के जो सीएम है उनका आपको नाम पता है, हेमंता बिस्वा शर्मा है, और इन्होंने एक नए तरह के मंत्री यानी गार्जियन मिनिस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिभावक मंत्री भी नियुक्त किए हैं असम के अंदर। अभिभावक मंत्री क्या करेगा, हर 2-3 जिलों में एक अभिभावक मंत्री होगा, है ना। हर 2-3 जिलों में एक अभिभावक मंत्री होगा, जो ये देखेगा कि जो असम सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही हैं, ये योजनाएं क्या लागू ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात है ना, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो योजनाओं का क्रियान्वयन को ध्यान से देखता रहे, तो उसका क्रियान्वयन फिर अच्छे से होगा भी। तो ये है असम के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बाल स्वराज पोर्टल की। बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। इसको हम NCPCR भी कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना। बाल
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए ये आयोग हमारे भारत के अंदर बना हुआ है और इसमें बच्चों की देखभाल के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, बाल स्वराज पोर्टल। तो आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। इस हेल्पलाइन का नाम उन्होंने रखा था संवेदना हेल्पलाइन। तो ये भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, श्री अरुण रस्ते के बारे में बात करते हैं। अरुण रस्ते जो हैं वो बन गए हैं एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट वीक से मैं क्या करूंगा, एक अपॉइंटमेंट्स का नया सेगमेंट जोड़ दूंगा इसमें, ताकि अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपॉइंटमेंट्स अलग से अगर हम पढ़ेंगे, सभी एक जगह पढ़ेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, है ना। तो अब की बार तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अपॉइंटमेंट्स का एक सेगमेंट में इसके अंदर जोड़ दूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहेंगे उन सब की हम बात कर लेंगे। तो अरुण रस्ते के एमडी और सीईओ बन गए हैं किसके, एनसीडीईएक्स के। और एनसीडीईएक्स क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, है ना। तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अरुण रस्ते। इंपॉर्टेंट है इनका नाम। फिर बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग के कुछ देखिए, पहले तो आप ध्यान रखिए नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम, और अभी हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी। फिर बात करते हैं इसके वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, सीईओ हैं अमिताभ कांत। सीईओ हैं अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग ने, हमारा जो बजट हुआ था ना 2021 का, बजट में घोषणा की गई थी कि भारत सरकार क्या करेगी, दो बैंकों का निजीकरण करेगी। तो नीति आयोग ने अब सिफारिश कर दी है कि वो दो बैंक कौन से होंगे जिनका निजीकरण किया जाना चाहिए। तो एक तो बात आप ये ध्यान रखेंगे, कौन कौन से दो बैंक हैं वो। एक तो पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक निजीकरण हुआ नहीं है, लेकिन नीति आयोग ने कह दिया है कि इन दो का क्या करना है, आपको निजीकरण करना है, यानी प्राइवेट कर देना है गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक है दूसरा बैंक जिसका क्या किया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर एक शुरू की थी योजना जिसको नाम दिया गया था एम प्राइम योजना। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी ट्राइफेड के साथ मिलकर नीति आयोग वन धन योजना को लागू करेगा उन जिलों में, किसमें, आकांक्षी जिलों में। और आकांक्षी जिले वो जिले होंगे इसके अंतर्गत जहां पर 50% से अधिक जनजातीय आबादी है। जनजातीय आबादी यहाँ पर 50% से अधिक है, वहां पर वन धन योजना को लागू कराएगा ट्राइफेड के साथ मिलकर कौन, हमारा नीति आयोग। फिर नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर भी एक काम किया था, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, है ना। आप जानते होंगे इस फाउंडेशन के बारे में। बिल गेट्स का फाउंडेशन है और उनकी वाइफ से तो अब उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन ये फाउंडेशन तो है। इनके साथ मिलकर इन्होंने एक शुरू किया था पोषण ज्ञान। तो इसके अंतर्गत ये भी इन्होंने लॉन्च किया था ना, पोषण ज्ञान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, नीति आयोग ने एक फाउंडेशन है पिरामल फाउंडेशन। तो नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है अभी हाल ही में, और इस अभियान का नाम है सुरक्षित तुम अभियान।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरामल फाउंडेशन, और ये अभियान आपको जरूर ध्यान इसके बारे में रखना है। और ये अभियान कितने जिलों में लॉन्च किया गया है? ये भारत के 112 आकांक्षी जिलों में लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के बारे में इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नीति आयोग ने रिप्लेस किया था योजना आयोग को, है ना, योजना आयोग को, और 2015 से नीति आयोग की क्या हुई थी, काम करना शुरू कर दिया था, यानी नीति आयोग की स्थापना हम कह सकते हैं 2015 में हुई थी। फिर बात करते हैं अगली, के माहेश्वरी, अगली हेडिंग हमारी है के माहेश्वरी। ये अध्यक्ष बन गए हैं ANMI के। ANMI पूरा नाम आपको यहाँ पे मिल गया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया। तो शेयर मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ब्रोकर्स, तो ब्रोकर्स कंपनियों का एक संगठन है, ये एसोसिएशन बना हुआ है ANMI। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं कौन वर्तमान में? अब के माहेश्वरी जी। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान का, तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं इंडो थाई कॉर्पोरेट की। इंडो थाई कॉर्पोरेट क्या है? इंडो थाई कॉर्पोरेट एक तरह से एक अभ्यास है, हालांकि ये युद्ध अभ्यास इसको नहीं कहा जाएगा, एक अभ्यास है जो भारत की नौसेना, हमारी भारत की नौसेना और थाईलैंड की रॉयल सेना, यानी राजा की जो सेना होती है ना, शाही सेना, रॉयल नौसेना, थाईलैंड की रॉयल नौसेना के बीच में एक अभ्यास हुआ। इसका कौन सा संस्करण हुआ? इसका 31वां संस्करण, 31वां संस्करण हुआ। कब से कब तक? 9 जून से 11 जून तक। ठीक है, तो इंडो थाई कॉर्पोरेट के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 9 से 11 जून तक इसका 31वां संस्करण हुआ। भारतीय नौसेना की तरफ से इसके अंदर भाग किसने लिया? भारतीय नौसेना की तरफ से भाग लिया INS सरयू ने, INS सरयू ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग है असम में स्वायत्त जिला परिषद की मांग। हाँ, असम में एक नए जिले की मांग की जा रही है। किसके द्वारा? एक जनजाति है रेंगमा नागा, रेंगमा नागा जनजाति। ये कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि इस जनजाति में नाम नागा आ रहा है, तो आपको नागालैंड नहीं लगा देना है ना। असम का एक जिला है पूर्वी आंगलोंग जिला, पूर्वी आंगलोंग जिला। असम में 2 जिले हैं, पूर्वी आंगलोंग और पश्चिमी आंगलोंग। पूर्वी आंगलोंग जिले में रहती है असम की एक जनजाति कार्बी ओंगलोंग जनजाति, और एक मात्रा है इसी जिले के अंदर रेंगमा नागा जनजाति की भी, रेंगमा नागा जनजाति। तो रेंगमा नागा जनजाति को ये लगता है कि इस जनजाति के कारण, देखिए एक तो इसका नाम भी आंगलोंग इसी जनजाति के नाम पे रखा गया है, तो इस जिले में इस जनजाति को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि पूर्वी आंगलोंग जिले को अलग करके क्या किया जाए, एक रेंगमा नागाओं के लिए अलग जिला बनाया जाए। तो ये मांग है असम में रेंगमा नागा जनजाति के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल पूछा ही जाएगा, आपको ध्यान इसके बारे में रखना है। ओके, फिर बात करते हैं चंद्रशेखर घोष को बनाया गया है बंधन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी आपको ध्यान रखना है, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन से अपॉइंटमेंट का सेगमेंट अलग हम रख लेंगे, अलग उसकी बात कर ली जाएगी। फिर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर एक समूह होता है जहां पे जिस प्रकार का, जैसे समुद्री सेवा का क्लस्टर है ना, तो हर प्रकार की समुद्री सेवा यहाँ पर अवेलेबल होगी, इसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। ये बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये बनाया जाएगा गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी कहां पर है? गिफ्ट सिटी गुजरात में है, और ये हमारे देश का पहला होगा, भारत का पहला क्लस्टर होगा समुद्री सेवा का, भारत का पहला। ठीक है, गिफ्ट सिटी में बनेगा, और यहाँ पर हर प्रकार की क्या होगी, समुद्री सेवा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इसको स्थापित कौन करेगा? इसको स्थापित करेगा गुजरात मैरीटाइम, गुजरात मैरीटाइम, या समुद्री, हिंदी में आप कहेंगे तो गुजरात समुद्री
बोर्ड, ठीक है, इसको स्थापित करेगा। कहां पर, वापस बता रहा हूं, गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी के सीईओ कौन है? गिफ्ट सिटी के सीईओ हैं तपन रे। तपन रे हैं गिफ्ट सिटी के सीईओ गुजरात के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। तो एनीमिया क्या है? एक खून की कमी के कारण होने वाली बीमारी है, और इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की, तो इसलिए बहुत प्रकार का होता है एनीमिया। तो एनीमिया मुक्त भारत के लिए, एनीमिया को से मुक्त करने के लिए भारत को, इसके लिए नंबर 1 राज्य कौन रहा? नंबर 1 राज्य रहा एमपी। सबसे अच्छा काम किया इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने। सेकंड नंबर पे रहा ओडिशा, थर्ड नंबर पे रहा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे अच्छा काम करने वाला यूनियन टेरिटरी रहा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके, फिर बात करते हैं वेयान गांव की। वेयान गांव कहां पर है? वेयान गांव जम्मू कश्मीर का एक गांव है, और जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में? बांदीपुरा जिला, बांदीपुरा जिला। तो ये चर्चा में क्यों है? ये भारत का पहला गांव बन गया है, भारत का पहला गांव जिसने अपनी 100% वयस्क आबादी, वयस्क आबादी मतलब 18+, और अभी जो कोविड की वैक्सीन लग रही है ना, वो 18+ लोगों को ही लग रही है, उससे छोटे बच्चों के लिए है नहीं। तो 100% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है वेयान गांव, और वेयान गांव जम्मू कश्मीर का गांव है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता, प्राणवायु क्या है? प्राणवायु है ऑक्सीजन, और देवता कौन देता है प्राणवायु? हमें प्राणवायु देते हैं पेड़। तो यहाँ पे बात की गई है पेड़ों की, तो हरियाणा सरकार पेड़ों को पेंशन देगी। अरे वाह, पेड़ों को पेंशन। तो ऐसे पेड़ जो 75 साल से अधिक के हैं, है ना, जो 75 साल से ज्यादा इनको हो गया, वो टाइम हो गया, और वो अभी भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हमारी जिंदगियों को बचा रहे हैं। ऐसे पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए हरियाणा सरकार क्या करेगी? हर साल 2500 रुपए की पेंशन देगी, 2500 रुपए खर्च करेगी इनकी देखभाल के ऊपर 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की। तो ये है प्राण वायु देवता योजना, ठीक है। हरियाणा सरकार की जो बहुत अच्छा, एक बहुत नेक लक्ष्य इसको कहा जा सकता है इनका। ये हरियाणा सरकार क्या कर रही है? ऑक्सी-1 स्थापित कर रही है। ऑक्सी-1, ऑक्सी-1 का मतलब ऑक्सीजन-1, यानी हरियाणा सरकार क्या करेगी? जंगल स्थापित करेगी, और बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन के लिए और हरियाली के लिए वहां पर काम किया जाए। इसको नाम दिया है हरियाणा सरकार ने ऑक्सी-1। तो सबसे पहले शुरुआत की जाएगी 2 जिलों से, एक तो है पंचकुला और करनाल। पंचकुला और करनाल में हरियाणा सरकार क्या करेगी? 3 करोड़ पेड़ों का रोपण करेगी, 3 करोड़ पेड़ों का वर्षारोपण करेगी हरियाणा की सरकार पंचकुला और करनाल में, जिसको इन्होंने नाम दिया है ऑक्सी-1। और हरियाणा सरकार ये चाहती है कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 10% हिस्से पर क्या हो? ऑक्सी-1 हो। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 10% हिस्से पर ऑक्सी-1 चाहती है हरियाणा की सरकार। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और बिल्कुल एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। फिर बात करें अगली हेडिंग की, भारत पे और आईसीसी। भारत पे आपको पता है डिजिटल क्या है? डिजिटल जो पेमेंट के लिए वॉलेट सिस्टम है भारत पे, और आईसीसी ने रणनीतिक साझेदारी की है। यानी भारत पे क्या होगा? अब आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे, जैसे विश्व कप होगा, दूसरी जो सीरीजें होंगी, वहां पर आपको भारत पे भी उसके साथ में नजर आएगा। भारत पे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां पे काम करेंगे। भारत पे मतलब आईसीसी के साथ मिलकर काम करेगा। तो रणनीतिक साझेदारी यहाँ पर हुई है। फिर बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस की। छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। ये क्या है?
तो ये है पहली बात, तो ये तो है गोवा के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च की गई है, एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च की गई है गोवा की सरकार के द्वारा, है ना। कब? जो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस अभी मनाया गया था, राज्याभिषेक दिवस, यानी वो दिवस जिस दिन शिवाजी ने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इस दिवस के मौके पर गोवा की सरकार के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म का क्या किया गया है, लॉन्च की गई है गोवा के द्वारा। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि शायद आप जब भी शिवाजी का नाम सुनोगे तो आप ऑप्शन में महाराष्ट्र रहेगा और आप महाराष्ट्र को क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, लेकिन नहीं, ये फिल्म लॉन्च की है गोवा के द्वारा। गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत है गोवा के सीएम। तो ये शॉर्ट फिल्म लॉन्च की गई थी। ओके, ध्यान रखेंगे आप इसके बारे में। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है आरबीआई ने। कौन है महेश कुमार जैन? तो आपको पता है आरबीआई में पहले तो होंगे एक गवर्नर, और आरबीआई की बोर्ड में फिर होते हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई की बोर्ड में। तो कौन कौन है 4 डिप्यूटी गवर्नर? एक तो महेश कुमार जैन है, महेश कुमार जैन, ठीक है। दूसरे कौन है? इसके बाद अगर बात करेंगे तो अभी हाल ही में बने हैं टी रविशंकर। तीसरे हैं एम राजेश्वर राव, और चौथे हैं माइकल पात्रा। तो इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था महेश कुमार जैन का। 2018 से ये डिप्यूटी गवर्नर के पद पे हैं। 2021 तक इन्होंने काम किया, 3 साल काम कर लिया था, लेकिन अब वापस से 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। महेश कुमार जैन है ना, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं। जो एम राजेश्वर राव है, आरबीआई ने रिव्यू अथॉरिटी बनाई है RRA2, है ना, यानी रेगुलेटिंग रिव्यू अथॉरिटी 2 बनाई है आरबीआई ने। इसके अध्यक्ष हैं एम राजेश्वर राव, और इस RRA2 की सहायता करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है, एस जानकी रमन समिति। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम कह सकते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कह सकते हैं, ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बना कौन रहा है? इसको बनाने वाली कंपनी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये इसको बना रही है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस कंपनी ने अभी इसको बनाने के लिए लोन लिया है, कितने का? 3,725 करोड़ रुपए का। और ये लोन दिया किसने है? ये लोन दिया है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई के द्वारा ये दिया गया है। तो ये जरूरी है आपको जानना, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन बना रहा है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन एक बात और ध्यान रखें आप, हो सकता है जब ये सवाल पूछा जाए कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन बना रहा है, तो आपको यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन में ना मिलके आपको मिले ज्यूरिक एयरपोर्ट। ये कंपनी का नाम है ज्यूरिक एयरपोर्ट। तो ये इसका क्या मतलब है? तो देखिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, जैसे आपको पता है कंपनीज के अंदर शेयर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शेयर होल्डर, एक सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी है ज्यूरिक एयरपोर्ट, और ज्यूरिक एयरपोर्ट का अच्छा खासा शेयर है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे ज्यूरिक एयरपोर्ट बना रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी इंडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अवार्ड्स के बारे में, जो अवार्ड्स चर्चा में रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। तो आइए उसकी बात करते हैं। 3 अवार्ड्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले वाटर बैरियल। वाटर बैरियल क्या है? तो मैं आपको कहूंगा वाटर बैरियल एक फिल्म है, और इस फिल्म को अभी क्या हुआ, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, हमारा जो नेशनल फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
2021। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में इस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। तो ये फिल्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसने बनाया इस फिल्म को? इस फिल्म को बनाया है शांतनु सेन ने, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और कौन सी भाषा में है फिल्म? भाषा है मोनपा भाषा। आप कहेंगे सर ये मोनपा भाषा कौन सी आ गई? मोनपा भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की फिल्म ये है। अब स्टोरी भी होती है हर फिल्म में, तो इसकी स्टोरी किस किताब के ऊपर बेस्ड? तो एक किताब है, और वो किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की किताब नहीं है। ये किताब है सबा कोटा मनु, एक किताब है सबा कोटा मनु। इस किताब पे फिल्म बनाई गई वाटर बेरियल, फिल्म बनाई गई मोनपा भाषा में अरुणाचल प्रदेश में, फिल्म बनाई शांतनु सेन ने। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर इसको पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये जो किताब है ये असमिया भाषा में लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात करते हैं नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर की। तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है अवार्ड किसको? यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ द ईयर आप जरूर कर लेंगे। थॉमस को दिया गया है ये अवार्ड। और थॉमस विजयन ने कौन सी फोटो खींची थी ताकि उनको फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड दिया गया? ये इन्होंने खींची थी, ये वाली पिक पेड़ पर चढ़ते हुए ये आपको नजर आ रहा है, औरंगुटान है ये मतलब में बंदरों का ही क्या है, एक प्रजाति है औरंगुटान। तो इसकी फोटो खींची थी थॉमस विजयन ने, केरल से हैं। थॉमस विजयन जो है वो केरल से बिलोंग करते हैं, तो इम्पोर्टेंट, नाम भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो और कौन सा अवार्ड मिला है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर बात करते हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? ये मिला है सित्सी डांगरेम्बगा को। सित्सी डांगरेम्बगा क्या है? एक लेखिका है। और कहाँ की लेखिका है? ये है जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे। ये जो आपको पिक में नजर आ रही हैं जिम्बाब्वे की ये लेखिका है सित्सी डांगरेम्बगा। पेन पिंटर पुरस्कार इनको मिला है। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, और पुस्तक है द मॉर्नेबल बॉडी, है ना। इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। तीनों जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे ये हमने बात कर ली है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या चीजें आपको चर्चा में रही। पहली बात करते हैं हॉकी फाइव्स विश्व कप की। 2024 में होगा हॉकी फाइव्स। फाइव्स का क्या मतलब है? यानी हॉकी में नॉर्मली जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन इस प्रकार के अंदर हॉकी के 5 टीम में 5 खिलाड़ी ही रहेंगे। और ये विश्व कप होगा 2024 में। इसकी मेजबानी कौन करेगा? यानी कहां पर होगा हॉकी फाइव्स विश्व कप? ये होगा ओमान में, ओमान, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुनील छेत्री की, सुनील छेत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए अभी इनके हो गए 74 गोल, 74 गोल। और अभी सक्रिय खिलाड़ियों में, सक्रिय खिलाड़ी हम कहते हैं जो वर्तमान में खेल रहे हैं, जो जिन्होंने खेलना छोड़ दिया वो नहीं, जो वर्तमान में खेल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा गोल हैं रोनाल्डो के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे ज्यादा गोल हैं 103। इसके बाद में सेकंड आ गए हैं छेत्री, सुनील छेत्री, और इनके कितने गोल है? 74। तीसरे नंबर पे आ गए हैं लियोनेल मेसी, क्योंकि मेसी का रिकॉर्ड सुनील छेत्री ने तोड़ा है, तो लियोनेल मेसी आ गए हैं तीसरे नंबर पे। रोनाल्डो कहाँ के हैं? रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, और मेसी हैं अर्जेंटीना के, मेसी हैं अर्जेंटीना के। तो आपको ये ध्यान रखना है, अर्जेंटीना से मेसी बिलोंग करते हैं, रोनाल्डो है पुर्तगाल के, और सुनील छेत्री कहाँ के हैं? सुनील छेत्री हैं भारत के, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। अर्जेंटीना के एक और खिलाड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है, डिएगो माराडोना।
जिनका पिछले साल निधन हो गया था। ये भी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी थे अर्जेंटीना के, डिएगो माराडोना। फिर बात करें अजरबैजान ग्रां प्री की। ग्रां प्री आपको पता है जो कार फॉर्मूला 1 रेसिंग कार होती है वही होती है ग्रां प्री, है ना। तो ग्रां प्री 2021 अजरबैजान में हुई और इसको जीता किसने? इसको ना तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ना ही मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। इसको जीता है सर्जियो पेरेजो ने, सर्जियो पेरेजो। और सर्जियो पेरेजो रेड बुल टीम के खिलाड़ी हैं, रेड बुल टीम के खिलाड़ी। इनकी जो टीम है वो रेड बुल है, ठीक है। फिर अजरबैजान की राजधानी आप ध्यान रखिए बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। फिर बात करते हैं क्रिक URU। क्या है क्रिक URU? ये एक वेबसाइट है, क्रिक URU एक वेबसाइट है। किस लिए वेबसाइट है? क्रिकेट की कोचिंग के लिए, क्रिकेट कोचिंग के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है, क्रिक URU। तो क्रिक URU तो किसकी है ये वेबसाइट? किसने लॉन्च की है? ये वीरेंद्र सहवाग की वेबसाइट है। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ के सुल्तान, है ना, वीरेंद्र सहवाग। और इनके साथ में इस पे काम किया है संजय बांगड़ ने। तो अब दुनिया भर के मशहूर खिलाड़ी इस वेबसाइट पे आपको क्रिकेट की कोचिंग देते हुए नजर आएंगे, वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगड़ के साथ साथ। फिर बात करते हैं इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की। तो इंपोर्टेंट बुक्स में तियानवेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बुक है। तियानवेन स्क्वायर की घटना हुई थी 4 जून 1989 को, है ना। चीन में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तियानवेन स्क्वायर नाम की जगह है, वहां पे चीन में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन स्टूडेंट्स के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए थे, उनको जिंदा खत्म करवा दिया गया था चीन की सरकार के द्वारा। उस वक्त भारत के जो व्यक्ति थे, यानी चीन में भारत के राजदूत थे विजय गोखले। तो उन्होंने वहां पर तियानवेन स्क्वायर वाली घटना अपनी आंखों से, वो उसके दर्शक रहे हैं ना, उसके साक्षी रहे हैं। तो उन्होंने उस घटना के ऊपर एक किताब लिखी है, तियानवेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, विजय गोखले के द्वारा लिखी गई बुक है, इंपॉर्टेंट है। विजय गोखले हमारे चीन में राजदूत रहे थे, पूर्व में राजदूत थे चीन में जब यह घटना हुई थी। वर्तमान में चीन में हमारे राजदूत कौन है? वर्तमान में है विक्रम मिश्री वर्तमान में चीन में भारत के राजदूत हैं। फिर बात करते हैं द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। ये किताब लिखी है राहुल पंडिता के द्वारा, इंपोर्टेंट बुक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर बात करते हैं 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किताब लिखी है विनोद कापरी ने। और विनोद कापरी ने ये किताब लिखी है 7 लोगों के ऊपर, 7 वो लोग जो मतलब जो 7 मजदूर थे और वो फंस गए थे क्योंकि कोविड-19 के कारण ट्रेनें और बसेस सब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, और वो फंस गए थे अपने काम की जगह पे, उनके पास चीजें खत्म हो गई थी, वो घर लौटना चाहते थे। तो उन सभी ने साइकिल उठाई और 1232 किलोमीटर की लंबी जर्नी करके अपने घर पे वो पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बहुत सारी मुश्किलें आई, उनको पुलिस की मार भी खानी पड़ी कई जगह पे, और भूखे और प्यासे रहने के कारण कई बार वो बीच में बेहोश भी हुए कुछ लोग, है ना। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही दर्दनाक भी इसे कह सकते हैं, बहुत ही हार्ट टचिंग कह सकते हैं, दर्दनाक नहीं, हार्ट टचिंग और मोटिवेशनल कहा जा सकता है। स्टोरी है विनोद कापरी ने लिखी है और इसके ऊपर फिल्म भी बन रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण किताबें थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण ओबिचुरीज की, कुछ महत्वपूर्ण निधन की जो इस हफ्ते में हो गई। लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हो गया। लक्ष्मी नंदन बोरा प्रसिद्ध क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी 2 किताबें आपको ध्यान रखनी है, एक तो नाम है पाताल भैरवी और दूसरा नाम है कायाकल्प। क्योंकि पाताल भैरवी के लिए उन्हें 1988 में अवार्ड से सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। कायाकल्प के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक मशहूर साहित्यकार का निधन हुआ, लक्ष्मी नंदन बोरा, असम से ये बिलोंग करते थे, असम से। फिर बात करते हैं नंगगोम डिंको सिंह। नंगगोम डिंको सिंह मशहूर बॉक्सर थे
मणिपुर से थे, ये आपको पिक में नजर आ रहे हैं। इनकी कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। तो ये था हमारा पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होगी। ये हमारा तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का, किसी एक हेडिंग को लेके उसके बारे में सारी चर्चा कर लेने का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो कारण बताएं कि कौन से कारण रहे जिन्होंने आपको डिसलाइक करने पे मजबूर कर दिया। कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, सजेशंस कुछ रहे हो वो भी दें। ट्विटर हैंडल पे आप फॉलो कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पेज से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम पेज का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि एक बेहतरीन कंटेंट, कम समय में अच्छा कंटेंट तमाम एस्पायरेंट्स तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ, अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ और इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के बेस्ट 50 एमसीक्यूज के साथ। तब तक अलविदा कहेंगे, लेकिन आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी एहतियात के साथ निकले, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोविड खत्म नहीं हुआ है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।